हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग जो है एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जो कि बिहार पुलिस मद्य निषेध एग्जाम 2026 के लिए है। ठीक है, स्पेशल इसमें जो है ये आपको 50 दिन का टारगेट लेकर चला जाएगा। ये आपका डे 1 होने वाला है। इसमें जो है हम लोग लूसेंट बुक और सार संग्रह जो कि एनसीईआरटी है उसको हम लोग दोनों बुक को एक साथ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, काफ़ी बेहतरीन तरीके से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिहार पुलिस टारगेट सीरीज डे 1 है ये आपका। तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका लूसेंट, ये पहले हम लोग लूसेंट से पढ़ेंगे, फिर जो है सार संग्रह से पढ़ेंगे। तो ये जो है 2026 एडिशन वाला बुक है, काफ़ी बेहतरीन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए, पहला है इंडियन पॉलिटी हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें लूसेंट से और सार संग्रह से भी पॉलिटी को देखेंगे। तो पहला है भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास, पहला चैप्टर है। तो इसमें देखिए 1757 की प्लासी की लड़ाई, यानी प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? तो 1757 ईस्वी। और 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध, यानी बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बनी। वे निम्न हैं। तो इनमें से पहला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, यानी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। जैसे पहला है भारत में, इसकी विशेषताएं देखिए। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। ठीक है, अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। इस एक्ट के द्वारा जो है कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। दूसरा है, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। ठीक है, यानी कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य को मान्यता मिली। तीसरा है इसकी विशेषता, इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की 3 विशेषताएं हैं। कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया, और कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की मान्यता मिली, और केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। और इसकी विशेषताएं और देखिए, यहाँ पर दिया गया है। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। यानी बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया, और मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन यानी बंगाल के अधीन किया गया। इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे, याद रखिएगा। ठीक है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो वारेन हेस्टिंग। इस एक्ट के द्वारा कोलकाता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है 3 नंबर, इसके अंतर्गत कोलकाता में, यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, कोलकाता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है 1774 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे, यानी टोटल जो थे वो 4 न्यायाधीश थे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एलिजाह इम्पे थे। और अन्य 3 न्यायाधीश कौन कौन थे? तो चैम्बर्स थे, लिमेंस्टर थे और हाइड थे। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। चौथा विशेषता है, इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी किस एक्ट के द्वारा जो है उपहार व रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट है, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया, और इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट एक्ट है एक्ट ऑफ सेटलमेंट
1781, ये 1781 में आया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया, यानी एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया 1781 में। इस एक्ट के अनुसार कोलकाता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार जो है प्रदान किया गया। अब है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे, ठीक है। तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, तो इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कि व्यापारिक मामलों को देखा करता था, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो कि राजनीतिक मामलों को देखा करता था, उसका गठन किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है 1793 का चार्टर अधिनियम। तो याद रखिएगा, इसमें जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की नियुक्ति की गई 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, दोहरे प्रशासन की नींव रखी गई, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 1793 का चार्टर अधिनियम। इस एक्ट के द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई, यानी जो भी वेतन आदि देने थे नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों को, उनको भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई थी 1793 के एक्ट द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है 1813 का चार्टर अधिनियम, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है, पहला है कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। दूसरा है कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया, किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा, ठीक है। कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया, ठीक है। 1813 से पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी, परंतु 1813 के अधिनियम द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत में आने की सुविधा मिल गई, ठीक है। तो याद रखिएगा, पूछा जाता है किस एक्ट के द्वारा जो है कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। और कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार छीन लिया गया, किंतु उसे चीन देश के साथ और चाय के साथ व्यापार कर सकता था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर 1813 के एक्ट के द्वारा जो है ईसाई पादरियों को भारत में अनुमति मिली आने की, और शिक्षा पर 1 लाख भी इसी एक्ट के द्वारा जो है 1813 के एक्ट के द्वारा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है 1833 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं, पहला है इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक और व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए, ठीक है। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत पर शासन करना रह गया था। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। बम्बई तथा मद्रास की परिषदों की विधि का निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया, ठीक है। विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, पूछा जाता है, क्या पूछेगा, तो व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। और कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र शासन करना रह गया था, तो ये आपका 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो ये भी 1833 के एक्ट के द्वारा, ठीक है। और विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य की नियुक्ति जो है 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही किया गया था। छठा है यहाँ पर इसकी विशेषता, भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया तथा 1843 में इसका उन्मूलन कर दिया गया। तो यहाँ पर याद रखिएगा बस, दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया, तो 1843 ईस्वी में। सातवां है अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने पर उपबंध कर दिया गया, ठीक है। 8 नंबर है गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया।
9 नंबर है भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। और 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। तो किसकी अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया गया? तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। कब किया गया? तो 1834 में। और किस अधिनियम के द्वारा? तो 1833 के अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट है 1853 का चार्टर एक्ट। तो इसमें आपको एक ही पॉइंट याद रखना है, इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। यानी प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत जो है 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया था। इसके लिए 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई थी। मैकाले समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो 1854 में। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधिक एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान परिषद कहा गया। ठीक है। नेक्स्ट है 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो इसमें देखिए इस अधिनियम की विशेषताएं हैं। पहला है भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया और भारत में मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई। ठीक है। 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ। 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार के और 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ठीक है, इस पद को समाप्त कर दिया गया। ठीक है। तो किस एक्ट के द्वारा जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त किया गया? तो 1858 के एक्ट के द्वारा। ठीक है। भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की नियुक्ति की गई। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पर याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय हुए थे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। तो इस अधिनियम की विशेषताएं, तो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ। इसमें याद रखिएगा विभागीय प्रणाली का प्रारंभ 1861 के अधिनियम भारत परिषद अधिनियम द्वारा हुआ और लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ऐसे अध्यादेश की अवधि जो है मात्र 6 महीने होती है। याद रखिएगा, कितनी होती है? तो 6 महीने होती है। इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट है। 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया था। तो याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 1873 का अधिनियम। तो इस अधिनियम के द्वारा यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। कब किया गया था? तो 1 जनवरी 1884 को। शाही उपाधि अधिनियम, तो 1876। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में 6ठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की समागी नियुक्त किया गया। कब किया गया था? तो 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया को भारत की समागी नियुक्त किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। 1892 का भारत परिषद अधिनियम। तो इसमें जो है आपको ध्यान में रखना है 1882 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं। पहला है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत जो है 1892 के भारत परिषद अधिनियम से हुआ। इसके द्वारा राजस्व तथा व्यय अथवा बजट पर बहस करने का
तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। तो याद रखिएगा, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत 1892 के भारत परिषद अधिनियम से हुआ और इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई थी। नेक्स्ट है 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के भारत शासन अधिनियम को कहा जाता है, भारत परिषद अधिनियम को कहा जाता है। पहला है इसमें विशेषता, पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधि को मंजूरी दी गई। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक, यहाँ पर देखिए ये प्रश्न पूछा जाता है, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त किया गया। तीसरा है केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषय पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला। कब मिला था? तो 1909 के भारत परिषद अधिनियम में। ठीक है। चौथा है प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई। नेक्स्ट है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। कौन बने थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने थे। ठीक है, प्रथम भारतीय सदस्य बने वायसराय की कार्यपालिका परिषद के। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट है 1909 ईस्वी में लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। ठीक है। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम 1909 का भारत परिषद अधिनियम था। अगला देखिए 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं तो केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरा केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या जो थी वो कितनी थी? तो 60 थी, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे और उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 144 थी, जिनमें 104 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत होते थे। इनका कार्यकाल जो है वो 3 वर्ष का होता था। नेक्स्ट है दोनों सदनों के अधिकार समान थे। इनमें सिर्फ एक अंतर था कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन को था। नेक्स्ट है 1919 के तहत जो है प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। या प्रांतों में द्वैध शासन का जनक जो है किसे जाना जाता है? तो प्रांतों में द्वैध शासन का जनक लियोनस कर्टियस थे, याद रखिएगा। इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया, आरक्षित तथा हस्तांतरित या अंतरित। आरक्षित विषय में देखिए ये सब आते थे, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वो बताते हैं हम। अगला देखिए, अगला है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारतीय शासन अधिनियम 1919 द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला और उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज थे। तो भारत में महिलाओं को प्रथम बार वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा मिला? तो आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम यानी भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 1935 का भारत शासन अधिनियम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम था। यह साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। तो 1935 का भारत शासन अधिनियम किस रिपोर्ट पर आधारित था? तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 ईस्वी में। ठीक है, आधारित था। 1935 के अधिनियम में 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियां थी। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। पहला है अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। ठीक है, याद रखिएगा। और दूसरा देखिए प्रांतीय स्वायत्तता की नींव रखी गई। इस अधिनियम के द्वारा
प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और संशोधित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। याद रखिएगा, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला देखिए, यहाँ पर देखिए 1935 के अधिनियम के बारे में नेहरू एवं अंबेडकर की उक्ति। तो इसमें देखिए ये इम्पोर्टेंट है, नोट में दिया गया है। पहला है गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? तो 1935 के अधिनियम को जो है गुलामी का अधिकार पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, और एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, ये बार बार पूछा जाता है, ये भी किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब अम्बेडकर ने क्या कहा था? तो मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया। यानी 1935 के भारत शासन अधिनियम से भारतीय संविधान में काफ़ी प्रावधान लिए गए थे, यही उनका कहना है अम्बेडकर साहब का। नेक्स्ट है संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई। ठीक है, इसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई। न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति प्रीवी काउंसिल लंदन को प्राप्त थी। अगला देखिए ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता इसमें रखी गई। 1935 के भारत शासन अधिनियम में ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता रखी गई थी। नेक्स्ट है भारतीय परिषद का अंत। तो इस अधिनियम यानी 1935 के अधिनियम द्वारा भारतीय परिषद का अंत कर दिया गया, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला देखिए इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। तो याद रखिएगा 1935 के भारत शासन अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था और इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया और बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर दिया गया। ठीक है, तो बर्मा को भारत से अलग जो है 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा किया गया। इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना की गई। ठीक है, याद रखिएगा आरबीआई की स्थापना की गई थी 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है यहाँ पर प्रश्न नहीं है। अगला देखिए 11 नंबर इसकी विशेषता, इसने मताधिकार का विस्तार किया, लगभग 10% जनसंख्या को मत अधिकार मिल गया। नोट, भारत सरकार अधिनियम 1935 के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ। नेक्स्ट देखिए 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो ब्रिटिश संवाद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है प्रस्तावित किया गया। यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 4 जुलाई 1947 को प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया यानी लागू हो गया। इस अधिनियम में 20 धाराएं थी, याद रखिएगा 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में 20 धाराएं थी और यह जो है 4 जुलाई 1947 को प्रस्तावित किया गया और 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न है। 2 अधिराज्यों की स्थापना की गई, यानी 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंप दी जाएगी। भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक एक गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह पर की जाएगी। ठीक है, तीसरा है संविधान सभा का विधान मंडल के रूप में कार्य करना। जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती तब तक वे विधान मंडल के रूप में कार्य करती रहेंगी। भारत मंत्री के पद समाप्त कर दिए जाएंगे। 5वां 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा सरकार जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनाकर तैयार नहीं किया जाता है तब तक उस समय 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा ही शासन होगा। ठीक है, छठा है देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया। उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और अपने भावी संबंधों का निश्चय करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान की गई। 7वां है इस अधिनियम के अधीन भारत डोमिनियन को सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले को छोड़कर भारत का शेष राज्य क्षेत्र
मिल गया। यानी 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में 2 अधिराज्य बनाए गए, जो कि पहला है 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और भारत। और 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया और 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया। और इस अधिनियम में टोटल 20 धाराएं थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सिलहट जिले ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रवृत्त होने के पूर्व जनमत संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया। यह हमारा पहला चैप्टर जो है लूसेंट से खत्म हो गया और इसी चैप्टर को हम लोग जो है सार संग्रह से देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। भारत का संवैधानिक विकास, तो चलिए देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो अभी हमने बताया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा जो है कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1774 ईस्वी में। भारत को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो आपका चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा, अभी हमने बताया था। नेक्स्ट है, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो आपका 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट देखिए, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश ऑर्डिनेंस निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो आपका भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारत का संवैधानिक विकास देखेंगे तो आपका 2 पार्ट में हुआ है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत हम लोग 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और 1853 का चार्टर एक्ट पढ़ते हैं। और भारत शासन ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत हम लोग भारत शासन अधिनियम 1858, 1861, 1892, 1909, 1919 और 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पढ़ते हैं। ये हम सब पढ़ा दिए हैं। नेक्स्ट है, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई? तो आपका भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। अभी हमने बताया था केंद्रों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू किया गया। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान किया गया? तो आपका भारतीय शासन अधिनियम 1935 में। भारत शासन अधिनियम 1935 की समीक्षा करने के लिए यहाँ पर देखिए, ये अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान, अभी हमने बताया था अखिल भारतीय संघ की स्थापना जो है भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। और भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा। ठीक है। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया? तो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो आपका 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सदस्य। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा। अब अंतरिम सरकार वर्ष 1946 में जो बनी थी और उनमें विभाग किसको कौन मिला था उसको हम लोग देखेंगे। तो जवाहरलाल नेहरू को जो है राष्ट्रमंडल संबंधित विभाग दिया गया था और विदेशी मामलों संबंधित सरदार पटेल को आपका गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग, जॉन मथाई को उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जगजीवन राम को श्रम विभाग, बलदेव सिंह को रक्षा विभाग, लियाकत अली खां को वित्त विभाग और सी राजगोपालाचारी को शिक्षा एवं कला विभाग। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर दिया गया है वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक जो है ये आपका 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ये हम लोग लूसेंट बुक में आगे पढ़ेंगे। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप फर्स्ट ड्राफ्ट CVN राव द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष परमानेंट चेयरमैन जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था और अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था।
संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव जो है कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? जबकि 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 12 अधिवेशन हुए थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? आपका 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। अगला देखिए, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर BN राव थे। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो आपका 22 जुलाई 1947 को अपनाया था राष्ट्रीय ध्वज को भारतीय संविधान सभा ने। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे, अभी हमने बताया था, ने की थी। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। और संविधान पूर्णतः लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। अब संविधान सभा के बारे में देखिए, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। ठीक है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत एडॉप्ट किया गया, और जबकि 26 जनवरी 1950 को जो है इसे पूर्णतः एग्जीक्यूट यानी लागू किया गया। ठीक है। आगे देखिए, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो आपका संविधान सभा के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है, जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 में अपनाया गया था। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह नेशनल एम्ब्लेम के रूप में कब अंगीकृत किया गया, एडॉप्ट किया गया? तो आपका हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, संविधान सभा की सलाहकार समिति एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, पूछा जाता है। प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष देखिए, तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ये प्रश्न कई एग्जाम में आ चुका है। देखिए यहाँ पर एयरफोर्स में भी आया है। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक से संबंधित परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष ये आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष GV मावलंकर थे। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। N गोपालस्वामी अयंगर, डॉक्टर KM मुंशी, BM मित्रा, बाद में इसके स्थान पर जो है माधव राव, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा DP खेतान, बाद में इसके स्थान पर जो है TT कृष्णामाचारी आए थे। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो 29 अगस्त 1947 को किया था प्रारूप समिति का गठन। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो आपका बम्बई प्रेसिडेंसी से 1947 से 50 में। पहले जो था वो बंगाल प्रेसिडेंसी से हुआ था 1946-47 में, तो याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, तो हम लोग जो है इस आज के टारगेट को कंप्लीट कर लिए हैं। मिलते हैं अगले टारगेट को लेकर डे 2 के साथ। तब तक के लिए यही जबरत। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलिएगा। ठीक है। जो हम लोग आज नहीं पढ़े हैं लूसेंट बुक में हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है। और NCERT में भी कल पढ़ेंगे। ठीक है।